नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गोपाष्टमी पर्व पर शहर की विभिन्न गौशालाओं में गौ माता का हुआ विशेष पूजन। BHU आयुर्वेद संकाय के आंदोलनरत छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन पत्रकारों से हुए रूबरू। और कमिश्नर ऑडिटोरियम में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। गोपाष्टमी पर्व पर शहर की गौशालाओं में गौ माता का विशेष पूजन किया गया। धर्मनगरी काशी में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वाराणसी की तमाम गौशालाओं में आज गायों का कुछ यूं श्रृंगार हुआ कि हर कोई देखता रह गया। शहर के सभी गौशालाओं में हर साल की भांति इस बार भी गोपाष्टमी का पर्व पूरे धार्मिक रीति रिवाज और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में गोपाष्टमी के महान पर्व पर गोलघर स्थित गौशाला में गाय माता को सजा धजाकर विधिवत पूजन अर्चन किया गया। गौ माता की आरती उतारकर उन्हें गुड़, चना व हरा चारा सहित अन्य पकवान खिलाया गया। पूजन के दौरान लोगों से अपील भी किया गया कि सनातन धर्म में गौ माता के रूप में पूजी जाती हैं। इनकी सेवा करना सबका अधिकार और कर्तव्य है। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने गाय माता की जय जयकार के बीच पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर आनंद सिंह, रामनारायण सिंह, अशोक कुमार पांडे, छाया सेठ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज गोपाष्टमी का पर्व है। आज के दिन बहुत से लोग गाय माता की पूजा करते हैं, सेवा भाव से लगे रहते हैं। यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी लगे रहते हैं। जहाँ तक हम लोगों को महसूस है, वेद शास्त्र, रामायण, गीता, ऋषि महर्षि सभी लोग गाय की महत्ता गया है। गाय के अंग अंग में देवी देवताओं का भी वास होता है। और आज के दिन जो है सभी लोग अपने श्रद्धा से आते हैं और गौ सेवा करते हैं और गौ के लिए चारा वगैरह डालते हैं, गुड़ खिलाते हैं, जौ देते हैं, अपना सेवा भाव से काम करते रहते हैं। उसी में हम लोग भी आए हैं, अपना सेवा भाव से काम कर रहे हैं। छाया, आज क्या कर रही हैं आप लोग? आज गोपाष्टमी है, हम लोग गौ माता की पूजा कर रहे हैं। और गौ माता को जैसे कि लोग खिलाते हैं, गुड़ है, चना है, ये सब खिलाते हैं। और अब तो जैसे कि बहुत कम लोग ही इसका वो कर रहे हैं। और तो क्या माता से, गौ माता की सेवा, बस यही है कि घर में सुख शांति बना रहे, इसीलिए सब लोग करता है। मतलब जानवर का गौ माता की सेवा करना चाहिए। हाँ, गौ माता का सेवा करना चाहिए। इसी क्रम में धर्मसंघ में भी गौ माता के पूजन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर गायों की आरती से लेकर श्रृंगार तक किया गया। सुबह सवेरे गौ माता के स्नान के बाद उन्हें रंग बिरंगे चुनरी का वस्त्र पहनाया गया। विधिवत श्रृंगार के बाद षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा की गई। फिर आरती के बाद उन्हें चारा खिलाया गया। मान्यता है कि आज के दिन गौ माता के पूजन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान शहर के संत और प्रबुद्ध जन शामिल हुए, जिन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से गौ माता की पूजा की। माता के लिए समर्पित दिन है। आज ही के दिन हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे और इसीलिए उसी समय से निरंतर गौ माता का स्नान पंचद्रव्यों से या विविध द्रव्यों से और श्रृंगार करके विविध राजोपचार से पूजन करते हैं हम लोग। और चूँकि भारत की केंद्र में चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे आर्थिक, हर तरह से केंद्र में गौ माता हैं। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि आज जो भारत की दुर्दशा है वो गौ माता के जो सम्मान होना चाहिए भारत में वो नहीं है, इसलिए हो रहा है। और स्वामी जी महाराज का यह था कि पूर्ण प्रतिबंध गो हत्या पर भारत में लगना चाहिए, जो अभी भी नहीं हो पाया है। दुखद है, कष्टप्रद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चय रूप से भारत पुनः जो विश्व गुरु माना जाता था उस पदवी पर पुनः कायम होगा। BHU आयुर्वेद संकाय के धरनारत छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की।
पीजी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत बीएचयू आयुर्वेद संकाय के छात्रों ने मंगलवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्र पिछले 27 दिनों से वीसी आवास के बाहर धरनारत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। 5 छात्र व 1 छात्रा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीटें काफी कम है, ऐसे में स्नातक के छात्रों को यहां प्रवेश नहीं मिल पाता है। सीटें बढ़ाने की मांग पिछले 1 दशक से अधिक समय से की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, बजाय टालने की नीति अपनाई जा रही है। हर बार आश्वासन देकर छात्रों को शांत करा दिया जाता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी जायज मांगों को लेकर संवेदनहीन बना हुआ है, जिसकी वजह से आंदोलन इतना लंबा खिंच गया। चेताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 27 दिन हो गए हम लोग के धरने पे बैठे हुए। पीजी की सीट का रजिस्ट्रेशन होना था अक्टूबर माह में, जो इसका पोर्टल खुलता है, तो वो तो डेट ख़त्म हो गई। लेकिन डीन सर ने हम लोग से बहुत पहले आश्वासन दिया था कि एनसीआईएसएम का पोर्टल हम उसके बाद भी खुलवा के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बस हम लोग की यही मांग है कि उसके बाद अब चालू हुआ है तो हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आज से हम लोग रिले हंगर पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हम लोग निरंतर करते रहेंगे हंगर स्ट्राइक। कितने लोग बैठे हैं? आज तो 6 लोग हैं, कल नए 6 लोग आएंगे, फिर ऐसे 6-6 शिफ्ट चेंज होते रहेंगे। तो ये बताइए कि कोई अधिकारी या कोई आपके विभाग का आया था जो बातचीत करने के लिए? अभी लगभग 5-6 दिन से कोई नहीं आया है। दिवाली के 1-2 दिन बाद आए थे सारे डायरेक्टर सर, डीन सर, हमारे फैकल्टी मेंबर जितने थे सभी लोग आए थे। उसके बाद से किसी ने भी अपने बच्चों की तरफ एक बार झांक के तक नहीं देखा। ऐसे अब तो ठंडी भी होने लगी है, डेंगू का ऐसे चल ही रहा है, 8-10 बच्चे डेंगू से भी बीमार हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन ना हमारी फैकल्टी कोई भी बच्चों की तरफ एक ध्यान कुछ नहीं है उन सब का। सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन पत्रकारों से रूबरू हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों का दलित दंश समाप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाकर दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बड़ा कदम उठाया है। ये जानकारी देते हुए मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन की घर घर शौचालय योजना ने सदियों से चली आ रही हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया, उसी प्रकार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना दलितों का सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण करके सदियों से चले आ रहे दलित त्रासदी को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी। दलित बाहुल्य क्षेत्रों में समूहों के रूप में अनुसूचित जाति के उद्यमी बनाने हेतु आय सृजक योजनाएं चलाई जाएंगी। दलित उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनगामी निर्णय लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू कर दी गई है। अब इस योजना से दलित बड़े उद्यमी बन सकेंगे। हमारी जो वित्त विभाग की जो हमारी योजनाएं थी अनुसूचित जाति वित्त निगम की, उनमें पात्रता सीमा 46,000 रुपये वार्षिक आय सीमा निर्धारित थी, जिसको बदलते हुए अब आय सीमा से पूरी तरह अनुसूचित जातियों को मुक्त कर दिया गया है और 10,000 रुपये जो अनुदान राशि थी उसकी जगह हमने 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान राशि कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम प्रोजेक्ट स्थापित जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे, जो हमारे लाभार्थी होंगे, हम उनके लिए दलित बाहुल्य गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उनके लिए, उनकी फैक्ट्री के लिए, उनके जो प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए हम भवन निर्माण का भी काम करेंगे। उस पर बड़ी मशीनें स्थापित की जाएंगी और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनका जो उत्पादन होगा, उत्पादन के लिए मार्केट भी सरकार उपलब्ध कराएगी और विधिवत प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। उनको 10 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से फुल प्रूफ व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि
आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक के पहले ही अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ी आबादी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, जिससे कि हमारी अगली सदी अनुसूचित जातियों के लिए संतप्त न होने पाए और उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे मुख्य धारा से जुड़ जो लोग 50 साल से झोपड़ी पट्टी अपना साइड में लगा के रह रहे जी। हैं, उन पे लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उनके लिए जगह नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी उजाड़ने से पहले उनके ज़मीन की व्यवस्था की जाए और उनको आवास दिया जाए। अभी विंध्याचल कॉरिडोर से मैं आ रहा हूँ, वहाँ भी हमने डीएम से कहा है और व्यवस्था भी की जा रही है, उनके ज़मीन के लिए व्यवस्था की जा रही है और आवास के लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरे प्रदेश में प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि गरीबों के घरों पे किसी भी प्रकार से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और उनकी व्यवस्था की जाए, अनिवार्यता है तो। कमिश्नर ऑडिटोरियम में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति की बैठक संपन्न हुई। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु एक आवश्यक बैठक का आयोजन कमिश्नर ऑडिटोरियम सभागार वाराणसी के प्रांगण में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति काशी के अध्यक्ष वागीश दत्त मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। बैठक के मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा संघ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वाराणसी की देव दीपावली का कार्यक्रम वाराणसी के लोगों का है, जिनके अथक प्रयास से इसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया है और आगे भी देव दीपावली को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आगे कहा कि प्रशासन का सहयोग पूर्व की भांति मिलता रहेगा। वीआईपी आगमन के संदर्भ में कहा कि वीआईपी आगमन की सूचना समय पर मीडिया को दे दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष वागीश दत्त मिश्र ने बताया कि इस वर्ष ग्रहण को देखते हुए देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, वीडियो उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, उप निदेशक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग प्रीति श्रीवास्तव, लक्ष्मण सिंह, रविंद्र पांडे, अनंत दीक्षित आदि ने विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु अपने विचार रखे। कार्यक्रम में गंगा आरती समितियों के पदाधिकारियों संग देव दीपावली घाट प्रभारी उपस्थित रहे। देखिए, यह एक प्राकृतिक आपदा है। हर साल इस मौसम में गंगा इतनी नहीं बढ़ी रहती थी, लेकिन इस बार कुछ विशेष कारणों से और समय के बाद बरसात होने से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो जो भी हमें उपलब्ध जगह है घाटों पे, उस पर हम लोग देव दीपावली उसी उत्साह से करेंगे। उसकी सफाई भी तेजी से चल रही है और व्यवस्थित ढंग से करेंगे। हर साल गायत्री परिवार के लोग जो है एक घाटों पर दीप पूरा जलाते हैं। इस बार कितने दीपों से आप करेंगे, किस किस घाटों पे आप करेंगे? देखिए, राजघाट से लेकर के खिड़किया घाट तक जो वीआईपी मूवमेंट का घाट है, जहाँ पर संभावना है आने की हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रपति महोदया का, तो वहाँ पर हम लोग राजघाट से लेकर के और खिड़किया घाट तक हम लोग लगभग 30,000 दीपक वहाँ जलाएंगे और सुव्यवस्थित ढंग से आगंतुकों का व्यवस्था बैठने करेंगे और गंगा आरती करेंगे, दीप जलाएंगे। आज उसी को लेकर समिति के साथ बैठक चल रही है, जिसमें सारे अधिकारी, आला अधिकारी किस किस बिंदुओं पे बातें हुई? देखिए, आज जो है घाटों पे क्या समस्या है, घाटों पे समस्या वर्तमान में क्या है, कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ सिलट नहीं हटी है, कहाँ से जो है अब हम सीढ़ियों पर गंदगी है और रास्ते ठीक नहीं हैं, तो लोगों को इसकी दिक्कत न हो, इसको चिन्हित करके और प्रशासन को अवगत कराना कि कहाँ क्या अव्यवस्था है, उसे आप लोग बताएं। घाटों के प्रभारी हैं वो सारे यहाँ आए हुए हैं, वो अपनी घाट की समस्या, आज माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, रविंद्र जायसवाल जी, हमारे कमिश्नर महोदय भी है, सीडीओ महोदय भी है और देव दीपावली के सारे समिति के लोग हैं। तो ये सारे लोग मिल करके आपस में उसकी चर्चा कर लेंगे कि कहीं कोई विघ्न बाधा है तो उसे ठीक किया जाए। सुबह बनारस क्लब द्वारा डेंगू से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया।
वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर माह में बेमौसम शहर में जगह जगह बरसात होने की वजह से इकट्ठा हुए पानी और समय समय पर दवा का छिड़काव न होने के कारण तेजी से पनपने के साथ लोगों को अपना शिकार बना रहे खतरनाक एवं जानलेवा डेंगू के मच्छर से बचाव तथा अपनी सुरक्षा अपने हाथ के तहत सावधानी बरतने की अपील एवं नगर निगम प्रशासन से पूरे वाराणसी शहर में इकट्ठे हुए गंदे पानी की जगह पर दवा का छिड़काव करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में मॉर्निंग वॉक पर आने वाले हजारों लोगों के बीच एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक विजय कपूर, संरक्षक एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी ने कहा कि वाराणसी जनपद में मौसमी बीमारियों के साथ ही खतरनाक रूप से लोगों को अपना शिकार बना रहे डेंगू ने तेजी से अपना पांव पसार लिया है, जिसके कारण अत्यधिक संख्या में लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्त, पारसनाथ केसरी, डॉक्टर मनोज यादव, श्यामदास गुजराती सहित कई लोग शामिल रहे। जिस प्रकार से आज पूरे शहर में डेंगू का प्रकोप फैला है तथा अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, चारों तरफ जो है सभी अस्पतालों में वार्ड फुल हैं और डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की कमी की वजह से उनकी जान भी जा रही है। और हमारा यह सरकार से नगर निगम से मांग है कि जहाँ जहाँ पानी का पानी जमा हुआ है वहाँ पर जो है दवा का छिड़काव करे। और सभी भाइयों और बहनों से यह अपील है कि अगर उनके कूलर में कहीं पानी जमा हो तो उसमें 2 बूंद जो है मिट्टी का तेल, गमले में पानी हो तो उसको गिरा दें। इस तरह से अपनी सुरक्षा अपने हाथ से करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली दैनिक गंगा आरती के दौरान गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुजरात के मोरबी हादसे में मृत आत्माओं की शांति के लिए काशी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा के तट पर श्रद्धांजलि दी गई। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती के दौरान प्रार्थना की गई। आरती करने वाले अर्चकों द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई। मां गंगा की आरती के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। इस दौरान देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं द्वारा भी नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को नमन किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज की आरती, सायंकालीन आरती जो गुजरात में मोरबी में जो कल एक अचानक से जो दुर्घटना हो गई है और जिसमें करीब 142 लोगों की मृत्यु हुई है, अभी कुछ शवों का पता भी नहीं है। ये एक बहुत ही दुख का कारण रहा है। तो आज की आरती जो है उन परिवार के लिए समर्पित है जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, और ईश्वर इस घड़ी में उनके परिवार को संबल प्रदान करे। और आज की आरती में 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया था उन लोगों के लिए। लेकिन ये जो घटना है ये हम काशीवासियों की तरफ से और गंगा सेवा निधि की तरफ से उन लोगों को पूरी तरह श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस घटना से हम लोगों का मन भी काफ़ी हतप्रभ रहा है। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा गुजरात के मोरबी पुल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के संरक्षक सुधीर सिंह, प्रधान सेवक विजय कपूर, सेवक सुमित सर्राफ के नेतृत्व में मैदान के भारतेंदु पार्क में स्थित श्री मंशापुरन हनुमान जी मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले गुजरात के मोरबी पुल के हादसे में मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी लोगों ने ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हर मंगलवार को यहाँ हनुमान चालीसा होती है और आज जो मोरबी गुजरात में जो घटना हुई है
जो वहाँ पर पुल टूटने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज ये मौन रखा है और हम लोगों ने मनसापुर हनुमान जी से ये प्रार्थना की है कि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। और आज जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई है वो भी उन्हीं लोगों के लिए पढ़ी गई है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। केसरवानी समाज द्वारा कबीरचौरा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। केशरवानी समाज द्वारा समाज के उत्थान के लिए कबीरचौरा से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाजे गाजे के साथ जय जयकार लगाते लोग चल रहे थे। महिलाएं पारंपरिक परिधान में सर पर कलश लेकर चल रही थीं। ये यात्रा कबीरचौरा से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए चिंतामणि बाग रामकटोरा पहुंचकर समाप्त हुई, जहां सप्ताह भर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन पंडित अग्नि नारायण के द्वारा किया गया है। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से मनोज केसरी, दीपक, सुजीत, मनीष सहित केसरी परिवार की महिलाएं उपस्थित रहीं। किस तरह का ये कलश यात्रा है? ये केसरी परिवार की तरफ से आज कलश यात्रा निकल है। यहाँ से कबीरचौरा से उड़ करके लौरा भी बाबा मंदिर पर जाएगा। वहाँ से भी चिंतामणि बाग में 1 तारीख से 7 तारीख तक भागवत कथा का आयोजन है। क्या उद्देश्य है इसका परिवार की उन्नति के लिए, सबकी सुरक्षा परिवार की उन्नति के लिए ही है। बीएचयू आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने गुजरात के मोरबी पुल गिरने के कई कारण बताए। आईआईटी बीएचयू सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने गुजरात के मोरबी ब्रिज के गिरने के पीछे के कई कारण बताए हैं। इन्हीं कारण के बारे में आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला। आईआईटी बीएचयू सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक और ब्रिज एक्सपर्ट ने पुल पर ओवरलोडिंग और इंजीनियरिंग फेल्योर को एक बड़ी वजह माना है। आईआईटी बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर के पाठक ने बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पुल को झूला पुल कहते हैं, जिसे 143 साल पहले बनाया गया था और 7 माह बंद रखने के बाद इसे 4 दिनों पहले ही खोला गया था। केवल 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर ज्यादा लोगों की एंट्री करा दी गई। लगभग 500 लोगों की एंट्री पुल पर हुई थी। उन्होंने बताया कि लोग पुल पर एक जगह खड़े होकर उसे हिला भी नहीं रहे थे, जिससे पुल पर इम्पैक्ट लोड भी बढ़ गया। हरे रंग के सस्पेंडर केबल, ये मेन केबल से सस्पेंशन ब्रिज से लटके रहते हैं। इन्हीं केबल पर लोडिंग ज्यादा होने की वजह से एक सस्पेंडर का लोड दूसरे सस्पेंडर पर हो गया और इस साइकिलिंग फेल्योर की वजह से एक तरफ के सारे सस्पेंडर टूट गए, जबकि दूसरे तरफ के सस्पेंडर साइकिलिंग फेल्योर में टूट गया। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह के पुल की चेकिंग के समय 2 चीजों की मुख्य रूप से चेकिंग होती है। पहला सस्पेंडर का लोड और दूसरा स्लीपेज। इस केस में यह भी हो सकता है कि कोई केबल स्लिप कर गया हो, जिसका लोड दूसरे केबल पर चला गया। तस्वीरों में भी दिखता है कि पुल के टूटने के काफी देर तक वह ऑक्सीलेशन की वजह से झूलता रहा। टूटता पुल वाइब्रेशन मोड में चला जाता है। उन्होंने एक बार फिर बताया कि इस पुल के टूटने की वजह ओवरलोडिंग है, जिसको सुधार कर आगे की घटना से बचा जा सकता है। ब्रिज मेंटेनेंस के लिए जैसा सर ने बताया, इनिशियली हम लोग सेफ्टी ऑडिट जनरली करते हैं किसी ब्रिज के लिए। जब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसका सेफ्टी ऑडिट करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं जिसका डिज़ाइन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। जैसे सर ने बताया कि डिज़ाइन पीरियड जनरली 100 ईयर्स होता है, तो अगर 100 ईयर्स हो गया है उसके बाद सेफ्टी ऑडिट के लिए हमारे पास आता है। तो उसमें जनरली जो एक्सपर्ट ये करते हैं कि हम 5 से 6 कंपोनेंट में ब्रिज को जो है ब्रेक कर देते हैं। सब कंपोनेंट में, जैसे एक सुपर स्ट्रक्चर हो गया जिसमें ऊपर वाला पार्ट आ जाता है। इसके बाद सब स्ट्रक्चर जो बियरिंग के नीचे का पार्ट होता है, फिर फाउंडेशन जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है। 3 मेन कैटेगरी है। उसके अलावा भी हम लोग प्रोटेक्शन भी देखते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क किस तरीके का है। इस तरीके से 3-4 कंपोनेंट को मेनली हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद फर्दर उनके सब कंपोनेंट में देखते हैं कि जैसे स्टील स्ट्रक्चर का स्टील ब्रिज है, स्टील ब्रिज में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो मेनली कोरोजन होता है। कोरोजन की वजह से क्या होता है कि मटेरियल जो है जब रेनी सीजन होता है तो वाटर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जंग लग जाता है उसमें। इससे क्या हो जाता है कि उसका जो सरफेस है वो हमको दिखाई नहीं देता कि ये जो है थिकनेस कम हुआ है। मोटाई उसकी उतनी ही रहती है और उससे बढ़ ही जाती है, बट उसकी जो इफ़ेक्टिव थिकनेस है, इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोड कैरी करने की क्षमता है वो उसकी कम हो जाती है। तो इस ब्रिज में भी जैसा हम देख सकते हैं कि जो
कोरोजन की वजह से जो सस्पेंशन केबल है, सस्पेंशन केबल हमारा जो है कई सारे वायर से मिलके बना होता है। 6 से 7 पतले पतले वायर जो है एक साथ कंबाइन करके एक केबल बनाया जाता है जो सस्पेंशन रहता है। और जो हमारा सस्पेंडर था वो एक सिंगल रॉड होती है, जो प्लेन जो स्टील की रॉड होती है। तो जो सस्पेंशन केबल था वो ऐसा प्रतीत होता है कि सस्पेंशन केबल फेल हुई है उसमें एक्चुअली अगर कोरोजन हो जाएगा तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, इफेक्टिव थिकनेस, जिसकी वजह से लोड कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो हम ब्रिज जब इंस्पेक्शन करते हैं तो हम इन सभी कंपोनेंट्स को देखते हैं और अलग अलग सब कंपोनेंट पे देखते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट आ रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करके जनरली फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं उसमें लिख के देना होता है कि हमारा ये ब्रिज किस कैटेगरी में आता है, अच्छी कंडीशन में है या एवरेज कंडीशन में है जिसमें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या फिर क्रिटिकल कंडीशन में है यानी कि हमको उसको रिहैब करने की ज़रूरत है या फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत है। उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं कि तुरंत रिप्लेस करने की ज़रूरत है या फिर हम उसको फेस वाइज मैनर में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और इसमें जो फेलियर का रीज़न समझ आता है कि जो लोडिंग हुई वो एक तो लोडिंग ज़्यादा हो गई, दूसरा इम्पैक्ट लोड बढ़ गया, तीसरा कंसंट्रेटेड लोड भी बढ़ गया क्योंकि लोग जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। तो ये 3-4 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए और लाइफ चूँकि उसका ऑलरेडी जा चुका था, कोरोजन की वजह से एरिया भी उसका कम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लोड भी बढ़ गया। बीएचयू पुरातत्व विभाग द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय धर्म और परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही 100 के लगभग शोध पत्र पढ़े जाएंगे। और जो सेमिनार हो रहा है नेशनल सेमिनार ऑन रिलीजन एंड ट्रेडिशन हो रहा है, जो 5 तारीख को जिसका इनॉर्गेशन है और वैलिडिटी उसका 6 तारीख को है। इस सेमिनार में मुख्यतः 100 के आसपास पेपर शोध पत्र पढ़े जाएंगे और जो मुख्य बात है वह धर्म और परंपरा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय न केवल एकेडमिशियंस के लिए है, ये आम जनमानस की भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर धर्म और परंपरा में वास्तविक अंतर क्या है। आज समाज में जितनी भी धर्म को लेकर विसंगतियाँ पैदा होती हैं और जिसको लेकर आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, उसका मुख्य कारण जो हमें लगता है वो यह है कि वो धर्म को वास्तव में समझ ही नहीं पाते, क्योंकि धर्म और परंपरा को उन्होंने एक साथ इस तरह से संतुष्ट कर दिया है कि दोनों को अलग करके नहीं देख पाते हैं। सामान्य रूप से धर्म में कुरीतियाँ होती ही नहीं हैं। धर्म तो अपने आप में धारण करने वाला बहुत पवित्र धारणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो परंपरा लोगों के द्वारा विकसित की गई वह समय समय पर स्वार्थवश अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण विकसित की गई, जो धर्म का एक अंग बन गई। तो यह बहुत आवश्यक है कि लोगों के बीच यह विषय जा सके कि धर्म और परंपरा अलग अलग चीज़ होती है और जो आपस में जो वैमनस्यता है वो परंपरा को लेकर ही अधिकतर होती है। धर्म सबके लिए एक समान है, एक भाव के रूप में। इस प्रकार यह अकादमिक रूप से एक बहुत विषय है और हम विश्वास करते हैं कि एक बहुत सफल आयोजन होगा, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण महाोपाध्याय श्री राम भद्राचार्य जी रहेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे बड़े विद्वान भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी हमारे बहुत नामी प्रोफेसर विभा त्रिपाठी जी रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर के थपलियाल, जो कि विश्व स्तर के जो है हड़प्पा संस्कृति के जानने वाले माने जाने शिक्षाविद रहे हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। अर्थक्रांति मंच की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अर्थक्रांति मंच से संबद्ध जीवन गौरव अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक लीला एवं अन्य सदस्यों ने बताया कि वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर आगामी 3 नवंबर से 6 नवंबर तक 4 दिवसीय देशव्यापी अर्थक्रांति सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश में राम राज्य की स्थापना के लिए अर्थ क्रांति प्रस्ताव को लागू करने का आग्रह देश के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी से किया जाएगा। किस तरह से ये अर्थ क्रांति देश में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, तो कैसे लाएगी, सवाल ये है कि कैसे होगा। तो ऐसे होगा कि केवल आपको 2% बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा, टैक्स, सिर्फ 2% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स।
चाहे वो आप यूपीआई से करें, चाहे किसी डिजिटल करें, किसी भी तरह चेक के माध्यम से करें, तो आपको 100 रुपये में 2 रुपया कटेगा और किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं होगा। फिलहाल जीएसटी रहेगी, लेकिन वो जीएसटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोगों को जगाने के लिए किस तरह का कार्यक्रम आप लोग ये करने जा रहे हैं? क्रांति यही लोगों को जगाना है, जाग तो चुके हैं, सारे राजनेताओं को इस बारे में जानकारी है। मोदी जी से ले करके, राहुल गांधी से ले करके, गडकरी जी, सुषमा स्वराज आज दुनिया में नहीं हैं, आपके अरुण जेटली नहीं हैं, शरद पवार, चंद्रा बाबू, अरविंद केजरीवाल, सारे लोग जानते हैं और सभी लोग ये बात कहते हैं कि इससे बेहतर कोई इकॉनमी पॉलिसी हो नहीं सकती। तो कब और कहाँ पे सत्याग्रह? यहाँ वरुणा नदी के किनारे जो शास्त्री घाट है, वहाँ पर 3 दिवसीय जो है सत्याग्रह है। ये किसी भी तरह का आंदोलन नहीं है, दरअसल ये सरकार को बताना है, सरकार को जगाना है। और हमें जहाँ तक जानकारी है, सरकार को इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी है। नरेंद्र मोदी जी ने अर्थ क्रांति को लेकर के, जिनके जनक हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने 10 मिनट का समय दिया था 2013 में, और 2.5 घंटे तक वो मोदी जी सुनते रहे उनको। और एक ही बात उन्होंने पूछी कि ये बताइए कि बड़े नोट अर्थ क्रांति लागू करने के बाद बंद करने होंगे या पहले? उन्होंने कहा पहले। तो जब 2016 में नोटबंदी की तो लोगों को लगा कि यस, अर्थ क्रांति की दिशा में पहला कदम। दूसरा कदम, पहला कदम तो उनका था कि जनधन योजना, क्योंकि ये अर्थ क्रांति तभी सफल होगी जब सारे देश के लोग खाता धारक हो जाए बैंकों के, तभी हो सकता है। सत्याग्रह में कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से? अभी अनुमान बताया जा सकता है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में तो होंगे ही। और धीरे धीरे देखिए, हम चले थे, अकेले थे, कारवां क्या बोलते हैं, और कारवां बनता गया। और एक जीवन गौरव अभियान है, अर्थ क्रांति का एक प्रस्ताव है, उसका मैं राष्ट्रीय, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर। किस तरह का सत्याग्रह आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, सत्याग्रह ये है कि हम मांग रहे हैं कि मोदी जी हमारे सांसद है यहाँ के, तो कोई समस्या आए तो किससे बात करेंगे आप? घर के सबसे बड़े मुखिया से ही तो बात करेंगे। तो हमारा मांग तो अपने सांसद से करेंगे, फिर बाद में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, जिसको भी कहना है तो अपने सांसद से मांग करेंगे, वो अपने कैबिनेट से बात करेंगे, वो उनकी मर्जी है कि इसको लागू करवाना उनका काम। तो ये 3 दिन का है सत्याग्रह? 4 दिन का है सत्याग्रह। हम तो बस बैठ के सबसे बात, शांतिपूर्ण है और इसमें कोई हलचल ये कुछ भी नहीं है कि हमारा मांग है आप इसको लागू कर दीजिए। अभी तो आधा काम तो उन्होंने किया है, ये नहीं कह रहे हम नहीं किया है, पूरा कर दीजिए। जो भ्रष्टाचार आपको इतने बड़े बंडल मिल रहे हैं, नोट के पहाड़ मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है? काले धन की वजह से वो कहाँ से है? करेंसी कैसे? नोटबंदी भी तो एक मुद्दा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है, आम आदमी भी चाहता है। तो और एक वरिष्ठ नागरिक का एक प्रस्ताव है अर्थ क्रांति का। खास मांगे क्या है? एक तो जो है ना, बड़े नोट नहीं होना चाहिए, और दूसरा है टैक्स, सारे टैक्स निकाल के 2% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, जो केवल जो आपके खाते में पैसा आता है उसी पे, आप किसी को दे रहे हैं, आपका कटता नहीं। अगर आपके उसमें आ रहा है तो अब डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पूरा जो है ना देश का व्यवस्था भी चलेगा, आपका कर्ज भी उतर जाएगा। और जब नोटबंदी हो जाएगी तो ये तो करप्शन, तो मैं कभी नहीं कह सकती हूँ पूरा करप्शन ये हो जाएगा, कम से कम बहुत कम हो जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गोपाष्टमी पर्व पर शहर की विभिन्न गौशालाओं में गौ माता का हुआ विशेष पूजन। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के आंदोलनरत छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन पत्रकारों से हुए रूबरू।
और कमिश्नर ऑडिटोरियम में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति की बैठक हुई संपन्न। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।